गुड आफ्टरनून दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आफ्टरनून प्राइड पार कर घुस आता है और चंद रुपयों में इस देश का नागरिक होने की ढोंग रचने लगता है। ये सवाल इसलिए, दरअसल केरल के कोल्लम से जो हकीकत सामने आई है दर्शकों, उसने आंतरिक सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, पर्दाफाश किया है, जो प्रवासी मजदूरों के वेश में देश की छाती पर मूंग दल रहे हैं। ये वो घुसपैठिए हैं जो चुपचाप सीमा पार करते हैं, केरल पहुंचते हैं और फिर शुरू होता है दर्शकों हिंदुस्तान को दीमक की तरह खोखला करने का गंदा खेल, डर्टी गेम। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों ने न सिर्फ अपनी पहचान छिपाई, बल्कि भारतीय नागरिकों के तहत अपने पूरे कुनबे को भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तो उस वक्त लगा दर्शकों कि इस सिंडिकेट के खुलासे से लगा कि जो पड़ोसी राज्यों से बैठकर महज एक मामूली रकम देश की नागरिकता का फर्जी ठप्पा बेच रहा है। यह सिर्फ चंद लोगों की गिरफ्तारी का मामला नहीं है, बल्कि देश के खिलाफ रची जा रही एक बहुत बड़ी साजिश और गहरी साजिश का एक सबूत भी। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये लोग भारत में कैसे दाखिल हुए, सवाल यह भी है कि पहचान पत्र किसने बनाए, सत्यापन प्रक्रिया में चूक कहां हुई। अगर कोई विदेशी नागरिक आसानी से भारतीय दस्तावेज हासिल कर सकता है तो इसका असर सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंचता है। जांच एजेंसियां अब उन लोगों तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं जो इस पूरे खेल के सूत्रधार हैं। शक की सुई ऐसे नेटवर्क की तरफ घूम रही है जो पहचान बदलने का कारोबार चला रहा है। कोल्लम से शुरू हुई यह जांच अब कई राज्यों तक पैर पसार सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान तो जुड़ेंगे, लेकिन दर्शकों उससे पहले पूरा मामला, पूरा कंटेंट आपको समझा देता हूं ग्राफिक के जरिए। बांग्लादेश बॉर्डर पर किस तरह से घुसपैठिए घुस रहे हैं, उनकी मदद केरल तक पहुंचने में किसने की है, बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2 दर्शकों आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है कि आखिरकार केरल में चल क्या रहा है। इतने लंबे वक्त तक घुसपैठिए केरल प्रशासन और पुलिस की नजरों से कैसे बचे रहे, कौन उनको पालता पोसता रहा, क्या घुसपैठियों को राजनीति या संगठित नेटवर्क का संरक्षण मिला था। पिनरई विजयन साहब वहां पर सालों तक मुख्यमंत्री थे। घुसपैठियों के लिए एक फर्जी दस्तावेज बनवाने के पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है, यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्रवासी मजदूरों के वेश में छिपे घुसपैठियों की डेमोग्राफिक साजिश का सच क्या है, कैसे इस पर अब बात होगी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। घुसपैठी कैसे बेनकाब हुए हैं वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। खुलासा नंबर 1, भारतीय सीमा में अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई। खुलासा नंबर 2, प्रवासी मजदूर बनकर कोल्लम इलाके में रह रहे थे तमाम ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो पकड़े गए। जी हां, खुलासा नंबर 3 दर्शकों, एटीएस से 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। खुलासा नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। संदिग्धों के पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुए हैं। अगला खुलासा आपकी स्क्रीन पर। जी हां, खुलासा नंबर 5, घुसपैठियों ने फर्जी भारतीय पहचान बनवाने के लिए एजेंट से डील की, 700 रुपए में खेल हो गया। अगला खुलासा आपकी स्क्रीन पर। महज 700 रुपए देकर घुसपैठियों ने फर्जी आईडी कार्ड बनवाए थे जिनमें पैन, आधार जैसे डॉक्यूमेंट शामिल थे। खुलासा नंबर 7, बेहद शातिर और सटीक तरीके से असली दिखने वाले फर्जी आईडी कार्ड तैयार किए गए थे ताकि जांचकर्ताओं को, पुलिस वालों को शक न हो। खुलासा नंबर 8, बेंगलुरु में फर्जी कागजात बनाने वाला संगठित नेटवर्क एक्टिव है। जी हां, समझिए कैसे केरलम से कर्नाटक का कनेक्शन जुड़ा है दर्शकों। सालों पहले केरल में आए घुसपैठिए कई बांग्लादेशी रिश्तेदारों को भी बुलाकर बसा दिया और उनके फर्जी कागज बनवा के उनको इस देश का नागरिक बना दिया। खुलासा नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। 10 जाली दस्तावेजों के दम पर भारतीय सरकारी कागजातों के अंदर वो दाखिल हुए और वहां से योजनाओं का वो फायदा भी उठा रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। केरल में घुसपैठ का रूट क्या है और वो क्या होता है। रात के अंधेरे में नदी, नाले, दलदली रास्ते और घने जंगलों के रास्ते से वो भारत के हिस्से में दाखिल होते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। देखिए, रात के अंधेरे में दलदली रास्तों से, जंगल के रास्तों से, कच्चे रास्तों से शक्ल सूरत और बंगाली भाषा बोलकर स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं और किसी को शक भी नहीं होता। पहुंचते हैं, सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए जनरल डिब्बों में सफर करते हैं ताकि किसी को शक न हो, उनको लगे कि लोकल लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। दर्शकों, एक्सप्रेस ट्रेन से केरलम की कोल्लम, एर्नाकुलम, कोची और कोझिकोड वहां पर पहुंचते हैं ताकि लोगों को लगे कि भाई लोकलाइज है ये। जी हां, केरलम पहुंचकर फैक्ट्री, होटल, ईंट भट्टों पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर काम करने लगते हैं मजदूरों की तरह। तीसरा पड़ाव दर्शकों, और इसीलिए ये पकड़े नहीं जाते हैं। दलालों से संपर्क कर अपना फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं, आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, पैन बनवा लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं और सब इसलिए लोगों को लगे कि ये नॉर्थ ईस्ट के या पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय एजेंसियों से ये संपर्क करते हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला।
लेकिन दर्शकों समझिए, घुसपैठियों के निशाने पर केरलम क्यों है, यह भी बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। वजह बताने जा रहा हूं क्यों केरलम में प्रवासी घुस रहे हैं। केरलम में प्रवासियों की भारी मांग है। देश में सबसे ज्यादा दिहाड़ी वहां पर दी जाती है, मजदूरी बहुत ज्यादा है। प्रवासी मजदूर के वेश में छिपना आसान होता है। स्थानीय वेरिफिकेशन सिस्टम की डील, क्योंकि वहां पर लोग आ रहे हैं, कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों से बचे रहने का भ्रम। केरलम में रिश्तेदारों और परिचितों का नेटवर्क होता है। सोचिए कोई आतंकवादी पाकिस्तान से दाखिल होकर केरलम पहुंच जाए तो वो अपने सारे मंसूबों में कामयाब हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत खतरनाक बात है। जी हाँ, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। तापोश पाल साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा जय करण वर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तापोश, केरलम में पिनराई विजयन की सरकार थी कई सालों तक, उसके बाद यूडीएफ और कांग्रेस की सरकार वहां पर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है और बच्चों की जो सपने हैं उनको अननेसेसरीली आप जो लेबर्स बना देते हैं, इसका विरोध हम करते हैं। और आज शुक्र प्रदोष व्रत है, उसकी भी शुभकामना। और निर्विरोध चुने जाने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को राज्यसभा में उनकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। था तो महादेवपुरा असेंबली के एमएलए हैं श्रीमती मंजुला अरविंद लिम्बावली जी, उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, ये जो केरला का इंसिडेंस है, ये मैं बेंगलोर में ये हम लोगों ने यहीं महादेवपुरा में ही इसका ड्राइव चलाया था और बस्तियों में जा जाके हमने कई बांग्लादेशियों को पकड़े और कई बांग्लादेशियों को पकड़ने के बाद उसकी पूरी की पूरी हम लोगों ने लिस्ट बनाई और उसके बाद यहाँ के गवर्नमेंट को दिया। चूंकि यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है कि सबसे पहले हमने बॉर्डर क्रॉस किया, फिर वहीं पे हमें या तो कोई मस्जिद से नहीं तो मदरसे से हमें जो है पैसा दिया गया और ट्रेन में बैठा दिया गया कि हाँ तुम फलाने ट्रेन में बैठोगे, तुम फलाने। तो किसी को चेन्नई भेजा गया, किसी को केरला भेजा गया, किसी को बेंगलोर भेजा गया। हमारा जो लॉट था वो बेंगलोर आ गया, इतने लोग बेंगलोर आए और हमें यहाँ पे जब हम उतरे तो यहाँ से हमें प्लेस करा दिया गया यहाँ यहाँ बस्तियों में। और कोई वहाँ पे कचरा उठा रहा है, कोई वहाँ पे ये जो गवर्नमेंट के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें जो कॉन्टैक्ट में कचरा उठाने का काम है वो कर रहे हैं, कोई यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं कि इन्होंने ग्रुप बना के वहाँ पे हल्ला बोल टाइप से कर दिया और पूरे सोसाइटी को जाम कर दिया। इस तरीके से काम किया इन लोगों ने। तो इसके लिए तो हमारे पास पूरा पूरा खाका मौजूद है। आपने अपने रिपोर्ट में भी बेंगलोर की बात कही है। उस बेंगलोर के जो मेन बंदा है, कुछ तो नाम है उसका, वो उसको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। और वो उसके बाद फिर बीजेपी के एमएलए हैं, वहां से ये माइग्रेट करके जहां जहां कांग्रेस के एमएलए हैं वहां वहां जाके अपनी बस्तियां बना ले रहे हैं काम, लेकिन वो यहीं बेंगलोर में ही कर रहे हैं। तो ये तो जग जाहिर है। अब वहां पे तो कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले सीपीएम की सरकार थी, तो इको सिस्टम है। तो वो उनके स्टेटमेंट क्या थे कि अगर कोई बांग्लादेशी वहां से आ रहा है तो उसको मानवीय आधार पे देखा जाना चाहिए, इसको बॉर्डर के आधार पे नहीं देखा जाना चाहिए। और उसका विरोध किसने किया था? ममता बनर्जी ने किया था, संसद में किया था। इतनी बड़ी मोटी फाइल जो है स्पीकर के कुर्सी पे दे मारी थी। उस समय वो कुछ एरिया जहां पे मुसलमान थे ही नहीं, उन जगहों पे जबरदस्ती सीपीआई सीपीएम वालों ने मुस्लिम पॉकेट्स बनाए जिससे कि उनके वोट बैंक सुरक्षित रहे। इसीलिए तो 34 साल तक ये गवर्नमेंट चला पाए, क्योंकि इनके साथ उस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब आप देखिए, जो जिस तरीके के ये विरोध प्रदर्शन भाजपा ने किया और शुरू से किया, और आज देखिए सारे बॉर्डर्स बन रहे हैं। आपने देखा है मेघालय में किस तरीके के प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए थे, अभी बॉर्डर्स बनते हुए सारे वो भी दिख रहे हैं। जैसे ही शुभेंदु गवर्नमेंट आए, उन्होंने तुरंत 600 एकड़ की जमीन आवंटन कर दी। वो शीतलकुची का जो एरिया है, जो कि चिकन नेक कहा जाता है, उसके उस एरिया के सारे जमीन को जो है सेंटर को ट्रांसफर। आपने इससे पहले भी जो हमारा डिस्कशन था उसमें भी यही कह रहे थे। तो देखिए 2015 में हमने 3426 लोगों को बीएसएफ द्वारा पकड़ा गया और रोका गया और उसके बाद डिपोर्ट किया गया। 2016 में 2075 लोगों को बीएसएफ का आंकड़ा है ये। 2017 में 1175, 2018 में 1376 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा और उसको डिपोर्ट किया। अहमदाबाद से पूरी की पूरी एक फ्लाइट गई। 2025-26 में
ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2000 लोगों को डिटेन किया गया। ऑल राइट तापोशी, 2026 में अभी तक डट चल रहे हैं, मुर्शिदाबाद में भी चल रहे हैं, और हम ठीक है। रिपोर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, इस पे काम कर रहे हैं। जयकरण वर्मा जी भी मेरे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेता हैं। जयकरण जी, टीएमसी की सरकार जब पश्चिम बंगाल में थी तो उस वक्त घुसपैठियों को लेकर क्या कार्रवाई हुई थी? बटे हैं यूडीएफ और कांग्रेस की संयुक्त साझा सरकार केरलम में है, इतनी बड़ी चूक और इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठिए जा रहे हैं, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस इस पूरे मामले को कैसे देख रही है सर? वर्तमान सरकार को किनारे साइड में रखने का काम किया, उसको किनारे करने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से अमित जी, आप एक एंकर होते हुए भी आपने भी अपनी बातों में कांग्रेस को ही इसका जिम्मेदार ठहराने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, देश में अगर जो घुसपैठिया घुस रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार अभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, कांग्रेस पार्टी है, या मोदी सरकार है? अभी भाजपा के प्रवक्ता गिनाने का काम कर रहे थे कि देश में इतने 1000, 2000, 10,000, मैं कहता हूं गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर आप साइट पर घुसपैठियों के नाम पर डंका पीटने का काम करती है, हाय तौबा मनाने का काम करती है, रोना रोने का काम करती है। उसने 10 साल में अपने सरकार में कितने घुसपैठियों को बाहर करने का काम किया, आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से विदेश की नीति पर आज मोदी सरकार चुप है, और चुप ही नहीं, हमारे देश के नागरिक मारे जा रहे हैं उनके मित्र के द्वारा, और हमारे देश का केरलम में तब आज घुसपैठिया पकड़े जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हिम्मत है तो आंकड़ा निकाल कर दिखाने का काम करें, भाषण देने से काम नहीं चलेगा अमित जी। और जिस प्रकार से आप एक एंकर होने के साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यह साबित करने का काम करेंगे कि कांग्रेस सरकार है, इसलिए वहां पर घुसपैठियों को पलायन शरण मिलती है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि पिनराई विजयन की वहां पर सरकार थी और अब वहां पर कांग्रेस और यूडीएफ की संयुक्त साझा सरकार है। इस लाइन में ये कहां प्रूफ हो रहा है कि मैंने ये बोला कि कांग्रेस ने घुसपैठिए बढ़ाए? फिर मैंने बोला कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार गई, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, वहां पर कार्रवाई हो रही है, वहां पर बड़े पैमाने पे घुसपैठिए पकड़े गए। इन दोनों सवालों में ये कहां से प्रूफ हो रहा है कि मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार है? एक तो आप लोगों की जो आदत हो गई है ना, हर टीवी चैनल पर ये बैठकर डिबेट के दौरान एंकर्स को ये बोलना कि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे देश में घुसपैठिया पकड़ा जा रहा है, तो चाहे वो जयकरण वर्मा हो, चाहे तापोश पाल हो, चाहे अमित सिंह हो, ये सबके लिए अच्छी बात है। घुसपैठिए लोकल लोगों का हक मारते हैं। हमारी इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार हैं। डिबेट में जो सवाल, जो आरोप लगा रहे हैं तापोशी, उसका जवाब दीजिए। डिबेट को डिरेल करने की कोशिश मत कीजिए। और मैंने एक सवाल और पूछा था कि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की जब सरकार आई तो किस तरह से घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है? मैंने तो कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया। आप जबरन मेरा नाम क्यों घसीट रहे हैं डिबेट में? मैं बीजेपी का प्रवक्ता बन रहा हूं, मैं देश का प्रवक्ता हूं। जयकरण वर्मा, मैं देश का प्रवक्ता हूं, मैं बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। अमित जी, यही दिक्कत है आपके पास, 2-3 मिनट लगातार आपने उन्होंने मुझे टीएमसी का प्रवक्ता नहीं बोला, उन्होंने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बोला। आपको जवाब देना चाहिए। डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब भी तो दूंगा ना। जयकरण वर्मा जी, आप सुनना चाहेंगे? अब सुनिए मेरी बात। आपकी बात मैंने बहुत सुन ली, अब सुनिए आपकी बात। मेरा ये मानना है कि देश की सुरक्षा जो है, देश का बॉर्डर जयकरण वर्मा के हाथ में, कांग्रेस के हाथ में, या केंद्र सरकार के हाथ में है? अगर जो केंद्र सरकार के हाथ में है तो कहां सो रही है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? उनका गृह मंत्री, भारत देश की सरकार क्यों सो रहा है? उसके कान में जो क्यों नहीं रोंग रही? अगर जो हमारे देश पर ये तरह तरह के शहीद हो गया, उसके पिता के आंसू देखिए तो कलेजा कांप जाता है। और इस पर चर्चा करने के बजाय हम घुसपैठियों पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन उसका दोषी हम केंद्र सरकार और देश की सुरक्षा को न दे करके हम कांग्रेस को दोषी ठहराना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे आपकी सरकार है कहां कि आप पर दोष मढ़ा जाए? बहुत बड़ा, आप प्रदेश में कहां हैं? हिमाचल प्रदेश में और केरल में आप पर दोष क्यों मढ़े? आपकी तो सरकार ही नहीं किसी राज्य में है। उंगलियों पे गिन सकते हैं, आप पे दोष क्यों मढ़े जयकरण वर्मा? मैंने सवाल पूछा कि बीजेपी के कार्यकाल से पहले भी घुसपैठिए थे तो ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही। सुनिए अमित जी, आपके माध्यम से मेरा एक प्रश्न है, प्रवक्ता जी बैठे हैं, आप भी पूछ लीजिए
कि देश 10 सालों के यूपीए की सरकार और इनके इंडिया की सरकार में जो गृह मंत्रालय द्वारा जो साइटें हैं, वेबसाइटें हैं, जो भी इनकी जानकारी है, वो आंकड़े कह दीजिए, आप रख दीजिए, ये रख दे, और नहीं दोनों रख पाते हैं तो जयकरण वर्मा आपको बताने का काम करेगा। मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि ये एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा की सरकार, ये भाषण के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। इसको घुसपैठिया निकालना नहीं है, ये घुसपैठियों की बदौलत सत्ता में बना रहना चाहते हैं। यहाँ के हिंदुओं को जवाब ले लीजिए। ठीक है जयकरण जी, सवाल सुन लिया, सवाल सुन लिया, डरवा करके सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं अमित जी। मैं बार बार जवाब ले लें। जयकरण को दोषी ठहराऊंगा, मोदी जी को दोषी ठहराऊंगा, अमित शाह साहब को दोषी ठहराऊंगा, मैं कौन हूं? तो अपोषपाल जवाब देंगे आपका? मैं प्रवक्ता थोड़ी हूं बीजेपी का। जी मैं एक चीज बता दूं, देखिए हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के वो सारी चीजें बोल गए, लेकिन उन्होंने कर्नाटका के बारे में नहीं बताया। आपको याद होगा, आपके ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे दिल्ली में, और महादेवपुरा में वोट चोरी जैसे चीजों का आरोप लगाया था उन्होंने। मैं महादेवपुरा की ही बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। आपने अभी अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री बदल दिया है, सिद्धारमैया को हटा के आपने डीके शिव कुमार जी को लेके आए हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इन बांग्लादेशियों में कब कार्रवाई होगी? आप कर्नाटका के एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते हैं? आपकी अभी अभी केरल में सरकार बनी, अच्छी बात है, आप वहां सारे लोगों को पकड़ लेंगे, लेकिन जो इसको समर्थन देता था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर तो आपने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ा है, और इंडी गठबंधन में भी यही कम्युनिस्ट आपके साथ वहां बैठे हुए हैं। और इतने जल्दी थोड़ी ना चले आते हैं, ये इकोसिस्टम वहीं डेवलप होता है जहां पे इनको सहारा मिलता है। ये विदाउट लोकल सपोर्ट के ये कर नहीं सकते। आप देखिए हकीमपुर बॉर्डर से जो लोग निकल के जा रहे हैं, अमित जी के ही लोग हैं जो कि वहां पे माइक पकड़ के उन लोगों से पूछ रहे हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि हमारा एसआईआर में नाम कट गया, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे माँ बाप कौन से सन में आए और उसके बाद 2002 का डेटा नहीं मेरे था, रिपोर्टर रैनिक दत्ता की स्टोरी थी तापू जी। रैनिक दत्ता ने पूछा, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पेपर नहीं है, अब हमको जाना होगा क्योंकि सरकार चेक कर रही है। मेरे रिपोर्टर ने बात की थी बॉर्डर पे जाके। हाँ। तो ये कोई छुपी हुई चीजें नहीं। और मेरा गांव पड़ता है मुर्शिदाबाद, वहां पे ये बना हुआ है, डिटेंशन सेंटर बना हुआ है। आपको अगर ये देखना है घुसपैठिए कैसे दिखते हैं, आप जाके वहां समय बिता सकते हैं घुसपैठियों के साथ। एक दिन बिताइए, जैसे पहले होता था कि कुछ दिन तो गुजारिए घुसपैठियों के साथ। तो आप भी जो है जाके जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं वो जाके घुसपैठिए वहां देख सकते हैं। पहले तो ये अनर्गल आरोप लगाते थे कि भारत में घुसपैठिए है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये झुठलाने की कोशिश करते थे हमें। इस पे हमने हाई लेवल कमेटी बनाई है। आपने कभी कमेटी बनाई है? इस कमेटी में 2026 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई जिसमें अवैध घुसपैठ, अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज और सीमावर्ती में संवेदनशील इलाकों में जनसंख्या का बदलाव का अध्ययन करेगी। ये उसमें जस्टिस नावलेकर भी हैं और जनसंख्या जनगणना आयुक्त हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं, बालाजी श्रीवास्तव जी हैं, और आईपीएस ऑफिसर हैं, एक डॉक्टर हैं बहुत बड़ी उसमें, शमिका रवि जी हैं। तो गृह मंत्रालय, फॉरेन विभाग, ये सब मिलके अवैध घुसपैठ, जनसंख्या का असमान बदलाव, राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर, सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव और नीति सुधार, जिसमें कि कानूनी सुधार, सीमा सुरक्षा, सत्यापन प्रणाली और डेपोटेशन फ्रेमवर्क, इन सब पे हम काम कर रहे हैं। आपने कब काम किया बता दीजिए, कोई एक विभाग हो जिसने इस पे काम किया हो। आप तो उसको हरी झंडी देते रहे हैं। सीपीआई सीपीएम गवर्नमेंट के ऊपर कई बार आरोप लगे। जवाब लेते, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। अगल बगल के एरिया में जहां पे हिंदू बहुसंख्यक थे, वहां पे बांग्लादेशियों को बसाया गया। वहां पे तापस, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, मैं चाहता हूं आपकी बात का जवाब ले लूं। जयकरण भाई, सुन लीजिए। गृह मंत्रालय के साइट पर आप जाकर देखिए, आपकी सरकार है और आप भी बड़े एंकर हैं, आपको भी पता होना चाहिए। गृह मंत्रालय के साइट पर जब आप जाएंगे तो यूपीए की सरकार पर लगभग 85,000 लोग जो इस देश से बाहर किए गए। भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों में आप 5-7 हजार के सिर्फ उसमें लेखा जोखा पाने का काम करेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके हमें आंकड़े झूठे बताने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, जब इनके मित्र ने हमारे जहाज पर हमला किया और वो बूढ़ा बाप रो रहा है, तो उसका नाम लेना,
अमेरिका का नाम लेना भी वो गुनाह समझते हैं। देश की सुरक्षा की बात करते हैं। आप लोगों ने इस देश के जिस प्रकार नहीं, से लेकिन डरवाने पदयात्रा और तो आप उस पे धमकाने की निकाल नहीं रहे हैं, आप साजिश मीनाक्षी बनाकर नटराजन पे किया है, निकाल रहे हैं इस प्रकार पदयात्रा। से संस्थानों को आज बर्बाद करने कांग्रेस का किस काम पे किया है। प्रोटेस्ट कर मैं बड़ी रही है? जिम्मेदारी मीनाक्षी से कह नटराजन पे सकता हूं, प्रोटेस्ट कर भाजपा रही है के ना। साथी, सुनिए मेरी बात। आने वाले समय में आप कांग्रेस को गिराने के लिए कुछ भी कर दीजिए, लेकिन इस देश को बर्बाद नहीं, करने आप के मुझे लिए, ये हमारे बताइए कि देश की आज अगर संस्थाओं को आप बर्बाद प्रोटेस्ट करने का निकाल काम रहे मत हैं कीजिए। तो उस आपके बूढ़े पास बाप सत्ता के आती आप जाती प्रोटेस्ट तो रहेगी। निकाल मैं नहीं नहीं रहे हैं, आप कहता मीनाक्षी मैं देश नटराजन को पे बर्बाद प्रोटेस्ट करके, निकाल रहे हैं। मैं देश को मीनाक्षी बर्बाद नटराजन करके ने गलत सत्ता किया में है, नहीं आना आप उसको चाहता। सत्यापित करने मैं की कोशिश भारतीय कर रहे जनता हैं। पार्टी से निवेदन सोनिया करता गांधी हूं ने भी कि गलत देश तथ्य के दिया था नागरिकों पर कि गोलियां ऑक्सफोर्ड चलवा से वो करके उनकी ग्रेजुएट है, हत्याएं करके ऑक्सफोर्ड पे अगर जो लिख आप के दिया सत्ता था में रहना कि चाहते ऐसी हो कोई तो विद्यार्थी हमारे हमारे यहाँ जैसा इनरोल ही कांग्रेस नहीं इस सड़क की। पर आंदोलन भी करेगा आपने उनकी और सदस्यता देश के रद्द की लिए नहीं की, अपने प्राणों की आपने आहुति भी उसको देगा। हम लॉन्गेस्ट पीछे टाइपो हटने मिस्टेक वाले करके रख लोग दिया। नहीं हैं। आप देखिए यहाँ पे टीवी में आके आप कुछ भी बोलेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट आप मीनाक्षी नटराजन पे कर रहे हैं। मैं वही आपने बोलता हूं जो आपने देश बूढ़े हित बाप में पे है। किया आप नहीं वो किया? बोलते हैं जो आपके पार्टी के आप हित में सस्ती है। राजनीति कर हिम्मत रहे है, हैं। हिम्मत है तभी सोनिया जहाज पर गांधी ने अटैक हुआ फर्जी है। डिग्री लगाया मोदी था जी कि से नहीं, ये कह बताइए। दीजिए फर्जी डिग्री कि के ट्रंप मामले में को सोनिया जवाब गांधी देने का के काम जवाब करे, मांगा गया था कि आंख से नहीं? आंख मिलाने का आप काम ये करे। बताइए, सोनिया हमारे गांधी ने देवरिया का फर्जी लिखा था जिनका कि नहीं कि बूढ़ा वो बाप के ऑक्सफोर्ड आंसू ग्रेजुएट देख है? करके आपका कलेजा नहीं फटता है क्या? उस बूढ़े बाप का आंसू देख करके आपका कलेजा नहीं फटता है क्या? जिस नौजवान को वहां पर अमेरिका के द्वारा हत्या कर दी जाती है, मार दी जाती है, कहां है भाजपा की सरकार? कहां है 56 इंच का सीना? आप हमारे उत्तर प्रदेश का चाहे हो, चाहे ठीक है पूरे देश जयकिरण का जी, हमारा बेटा हो, पुष्पाल, जो बहुत शहीद हो बहुत जाता शुक्रिया है आप उसको दोनों मार